नमस्कार, मैं अनीशा दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में। मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हूँ, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत, न्यू दिल्ली में। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल है, मिर्गी क्या होती है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मिर्गी इसे इंग्लिश में हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में एपिलेप्सी बोलते हैं। इसमें ब्रेन के अंदर अचानक एक्सेसिव करंट फ्लो के हो जाने से, करंट बढ़ जाने से पेशेंट को के हाथ पैर में झटके का आना, बेहोशी का आना और कभी कभी उल्टा सीधा बोलना, एबनॉर्मल टॉक करना, ये सब सिम्टम होते हैं। कॉमनेस्ट सिम्टम इसमें झटके आना या बेहोशी का आना होता है, बट कई पेशेंट्स में बिना बेहोशी के भी खाली एबनॉर्मल टॉक्स कई बार होता है। इसके कई सारे काफ़ी कारण होते हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन रीज़न यही होता है कि ब्रेन के अंदर अचानक करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है किसी भी कारण से और ये सिम्टम आते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल डॉक्टर मेरा आपसे, मिर्गी के कारण क्या होते हैं? इसके कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट कारण इंडियन सेटिंग में जो इंडिया में हम लोग को देखने को मिलता है वो एक ब्रेन का इन्फेक्शन होता है जिसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। ये ब्रेन इन्फेक्शन बेसिकली एक कीड़ा होता है जो फूड के थ्रू या पानी के थ्रू पहले आंतों में जाता है, वहाँ से ब्लड के थ्रू फिर ब्रेन में उसके लार्वा चले जाते हैं और ब्रेन में ये करंट फ्लो में गड़बड़ी करते हैं और एपिलेप्सी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा दूसरे कारण में इंडिया में यंग एज पॉपुलेशन में हेड इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या टीबी का इन्फेक्शन होना, ये भी काफ़ी कॉमन कारण होता है। कई बार डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं बच्चों में, खासकर पैदाइशी रूप से पैदा होते समय ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलना या फिर ब्रेन की नसों में कमजोरी का आना, किसी डेवलपमेंट प्रॉब्लम होना या ब्रेन इन्फेक्शन होना, जो यंग एज पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है इंडियन सेटिंग में। ये कॉमनेस्ट कारण है। ओल्ड एज में आफ्टर 55 या 60 ईयर्स की एज में कॉमन रीजंस में एक तो ब्रेन अटैक का होना या क्लॉटिंग होना ब्रेन में, ब्रेन ट्यूमर का होना या फिर किसी इन्फेक्शन का हो जाना, मेटाबॉलिक फैक्टर्स लाइक लो सोडियम कम हो जाना, कैल्शियम कम हो जाना, ये कॉमन कारण होते हैं। ब्रेन ट्यूमर आफ्टर 60 ईयर्स एज में एक कॉमन रीजन होता है जिसको कि रूल आउट करना चाहिए प्रॉपर चेकअप से। मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो मिर्गी के डायग्नोसिस में हम मिर्गी के पहले सिम्टम्स को डायग्नोस करना जरूरी होता है। तो पेशेंट के सिम्टम्स को हमको ध्यान से सुनना होता है। जो सिम्टम्स ने बताया, यदि वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो मिर्गी की पॉसिबिलिटी लगती है। इसको कंफर्म करने के लिए फिर हम ब्रेन का एक एमआरआई या सीटी स्कैन कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है किस कारण से ये हो रहा है। जैसे हमने बताया न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, टीबी का इन्फेक्शन, ट्यूमर, क्लॉटिंग, ये सब ब्रेन के सीटी स्कैन या एमआरआई में आ जाता है। और उसके बाद ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें कि यदि सोडियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से ऐसा होता है तो वो पता चल जाता है, या इन्फेक्शन कोई होता है बॉडी में तो वो भी पता चल जाता है। और ईईजी इसके अलावा हम लोग चेकअप करते हैं। जैसे ईसीजी हार्ट का होता है, ऐसी ब्रेन के लिए करंट फ्लो चेक करने के लिए हम लोग ईईजी करते हैं, जो ब्रेन वेव्स को कैच करता है और उसमें यदि एबनॉर्मलिटी आती है तो उससे एपिलेप्सी या मिर्गी का कंफर्मेशन हो जाता है। तो ये चेकअप मिनिमम जरूरी होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में कभी कभी हमको वीडियो ईजी करना पड़ता है, जिसमें एक पेशेंट को लगातार ईजी मशीन से अटैच करके उसका वीडियो कैमरे से अटैच करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। 1 से 2 दिन 3 दिन तक करते रहना पड़ता है और उससे पता चलता है कि मिर्गी पेशेंट को पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। डॉक्टर, क्या मिर्गी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ऐसे केसेस में एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि मिर्गी है कि नहीं है, दूसरा फिर हमको कंफर्म करते हैं कि क्या, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो यदि पेशेंट को, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि ब्रेन में इन्फेक्शन है, वर्म का इन्फेक्शन, कीड़े का इन्फेक्शन है जिसे सिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में हम उसको फिर कीड़े के लिए एक दवाई होती है जो टैबलेट फॉर्म में दी जाती है और कुछ इंजेक्शन देने पड़ते हैं जिससे ब्रेन की स्वेलिंग नहीं इंक्रीज हो। साथ में हम उसको
एपिलेप्सी या फिट रोकने की दवाई देते हैं। यदि कारण टीबी का इन्फेक्शन आता है तो उसमें टीबी की दवाई चलती है प्लस मिर्गी के रोकने की दवाई चलती है। यदि कारण कोई ब्रेन ट्यूमर आता है तो उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है क्या कारण आ रहा है। यदि पेशेंट को सोडियम कम है, कैल्शियम कम है, तो उसका करेक्शन करने से भी मिर्गी और फिट रुक जाते हैं। लेकिन जो हम मिर्गी की दवाई चलाते हैं उसको रोकने के लिए, उसका यूजुअली हमको फिर एक बार यदि स्टार्ट करते हैं और हमको लगता है ये मिर्गी की परेशानी ही है, तो वो 2 से 3 साल के बाद 2 से 3 साल चलती है और उसके बाद वो दवाई बंद हो जाती है। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये दवाइयाँ जो भी चलती हैं 70-75% केसेस इन दवाओं से काफ़ी कुछ हद तक सही हो जाते हैं। तो मिर्गी एक सही होने वाली बीमारी है जिसको यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो मिर्गी अधिकतर पेशेंट्स में ये बेटर हो जाती है और हम दवाई सक्सेसफुली बंद कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ केसेस में जिसमें ब्रेन ट्यूमर होता है या फिर नस ब्रेन की एक सूख रही होती है जिसे एमटीएस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसमें हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जो 30% कैटेगरी 30% पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है, उसमें हमको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अधिकतर केस में यदि हम प्रॉपर दवाई देते हैं या सर्जरी करते हैं तो 90% पेशेंट 10 में से 9 पेशेंट काफ़ी कुछ 100% सही हो सकते हैं और ये एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। मिर्गी के सिम्टम्स क्या हैं और कोई इनको कैसे पहचान सकता है, इसके बारे में बताएं। तो मिर्गी के सिम्टम्स में पेशेंट को अचानक हाथ पैर में झटके का आना या बेहोशी का आना होता है, जो कुछ मिनटों तक रहता है। यूजुअली वो फ्यू मिनट्स रहता है, जैसे कि 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक रह सकता है। कुछ केसेस में ये ज़्यादा रहता है, 10 मिनट्स और इवन लॉन्ग रह सकता है। तब पेशेंट को हमको हॉस्पिटलाइज करके उसको इंजेक्टेबल मेडिसिन देनी पड़ती है। कई पेशेंट्स में ये सिम्टम नहीं होते, दूसरे फॉर्म में। तो मिर्गी बहुत तरह की होती है, तो कॉमनेस प्रेजेंटेशन यही होता है जो अभी हमने बताया। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को बेहोशी नहीं आती है, उनको खाली सिंपल झटके आएंगे और पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी बोलते हैं, जैसे मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। या किसी पेशेंट्स में खाली पेशेंट के लिप स्पैकिंग, मुंह ऐसे ऐसे करके पेशेंट एबनॉर्मल मुंह का मूवमेंट करेगा, थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो जाएगा और फिर कुछ सेकंडों के अंदर ही पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, जिसमें कई बार पता भी नहीं चलता पेशेंट क्या हुआ। और ये बीमारी फिर काफ़ी टाइम बाद डायग्नोज होती है। लोग इवन फिजिशियन तक भी उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो फिर मिर्गी के काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं। जब भी ऐसे कन्फ्यूज़न हो तो नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और कई बार ये केसेस अर्ली डायग्नोसिस होने से काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में खाली एबनॉर्मल टॉकिंग होती है, जैसे पेशेंट कुछ सेकंडों के लिए या कुछ मिनट के लिए उल्टा सीधा बोलेगा या गुमसुम कंफ्यूज हो जाएगा। आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो आंसर कुछ और करेगा, और या कुछ आंसर ही नहीं करेगा। वो फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स तक रहेगा, उसमें बेहोशी नहीं आती पेशेंट को, और वो भी एक मिर्गी का सिम्टम हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं। कई बार पेशेंट्स को आंखों के सामने रोशनी दिखाई देना एंड फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस या बेहोशी का होना होता है। कई पेशेंट्स में रात में मिर्गी आती है, सोते समय पेशेंट अचानक उल्टा सीधा बोलने लगता है या एबनॉर्मल मूवमेंट करने लगता है हाथों पैरों के, और उस टाइम के लिए पेशेंट होश में नहीं रहता है फ्यू मिनट्स के लिए, फिर होश में आ जाता है। इसे नॉक्टर्नल एपिलेप्सी बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस होते हैं एपिलेप्सी के और मिर्गी के, और उसको न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसको डायग्नोज कर सकते हैं। डॉक्टर, कई बार हम ये भी देखते हैं एपिलेप्सी से जुड़ी हुई लोगों के बीच में काफी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनके बारे में बताएं। तो एपिलेप्सी का सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग खासकर हमारे इंडियन कंडीशंस में है कि हम लोग एपिलेप्सी को अभी भी सोशल स्टिग्मा मानते हैं। हम लोग अभी तक, हमारे जनरल परसेप्शन, हालांकि एजुकेशन लेवल बढ़ने से धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में, गाँवों से जो पेशेंट्स आते हैं या रिमोट एरिया से पेशेंट आते हैं, टाउन एरिया से, वहाँ पे उनको लगता है कि ये मिर्गी छुआछूत की बीमारी है या मिर्गी सही नहीं होने वाली बीमारी है और ये एक से दूसरे में फैल जाती है। उससे वो लोग बहुत डरते हैं। या फिर उसके ऐसे पेशेंट्स को मैरिज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, शादी करने में, खासकर जो लड़कियों को यदि होता है तो उनको शादी करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट हमने 2006 में आई हैव डन वन स्टडी जो काफ़ी इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल सीजर में पब्लिश हुई थी 2006 में, ऑन द न्यूपचुअलिटी बिहेवियर इन पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी।
सो न्यूपचुअलिटी बिहेवियर मीन्स मैरिटल बिहेवियर की, ऐसे पेशेंट्स को मैरिज रिलेटेड क्या क्या इशू आते हैं। तो हमने उसमें करीब 250 पेशेंट्स को का स्टडी किया था, और ये देखा था कि अधिकतर पेशेंट एपिलेप्सी के जिनमें कि मिर्गी डायग्नोज होती है, और ख़ासकर जो लेडीज़ होती हैं उनकी मैरिज या तो लेट होती है, या मैरिज होने के बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और उनको डाइवोर्स रेट, इवन डाइवोर्स तक डाइवोर्स दे देते हैं शादी के बाद, या कुछ पेशेंट्स की मैरिज होती ही नहीं है, और अधिकतर पेशेंट्स की कुछ की मैरिज वो लोग हो भी जाती है तो उसमें वो सही चीज़ नहीं बताते मैरिज के टाइम में, बिकॉज उनको डर होता है कि ये शादी नहीं होगी उनकी। तो ये काफ़ी ये प्रॉब्लम उस स्टडी में आई थी, और इसका सॉल्यूशन यही आया था कि जैसे जैसे हम अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाएंगे सोसाइटी का, और इस एपिलेप्सी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस लोग को बताएंगे मिर्गी के बारे में, तो उसके बारे में ये मिसकंसेप्शन दूर होगा कि ये लाइलाज बीमारी है, ये छुआछूत की बीमारी है, जो सही नहीं है। ये बिल्कुल छुआछूत की बीमारी नहीं है, और ये लाइलाज भी नहीं है। जैसे हमने बताया 90% पेशेंट्स का यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट सही हो जाते हैं, और 10 में से 9 पेशेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं, उनमें दवाई तक बंद हो जाती है आगे जाके, यदि हम उनका मेडिसिन से इलाज करें 70% केस का, या 20% केस का हम सर्जरी से इलाज करें। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम और आती हैं, जैसे कि ये पे ये देखा गया है कि एपिलेप्सी के बाद लोगों को ये रहता है कि लाइफ लॉन्ग दवाई चलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो अधिकतर केस में ये दवाई 2 से 3 साल बाद बंद हो जाती है। 70% केस में दवाई बंद हो जाती है प्रॉपर तरीके से। कुछ केसेस होते हैं जिनमें दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है, वो बहुत कम केसेस होते हैं, और उनमें भी यदि हम दवाई देते रहते हैं तो पेशेंट कंट्रोल रहता है। और आजकल जो दवाइयाँ आ गई हैं वो बहुत सेफ दवाइयाँ हैं, जो हम प्रेगनेंसी टाइम में भी दे सकते हैं, लेडीज़ को भी दे सकते हैं, जो लेडीज़ के हार्मोन्स को भी अफेक्ट नहीं करती है। तो ये दवाइयाँ बहुत सेफ हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि एपिलेप्सी का कुछ जो इन्फेक्शन से जो एपिलेप्सी होती है उसके लिए हमको प्रिकॉशन या प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे एक कॉमन रीज़न हमने बताया कि ये मिर्गी की वजह से, उससे कीड़े की वजह से होता है। तो यदि हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन, फूड हाइजीन मेंटेन करते हैं, जैसे खाने की चीज़ें हैं उनको हम धो के खाते हैं, प्रॉपर तरीके से वॉश करके खाते हैं, या पानी जो होता है उसको हम प्रॉपर जब प्रॉपर वाटर प्यूरिफिकेशन यूज़ करके, या वाटर को ऐसे ही नॉर्मल प्योर वाटर पीते हैं, जो सही तरीके से साफ़ सुथरा पानी पीते हैं, तो उससे ये कीड़े की फैलने की बीमारी नहीं होती है। कभी कभी ये पोर्क मीट खाने से कीड़ा फैलता है, तो पोर्क में भी, क्योंकि पोर्क हमारे यहाँ काफ़ी गंदगी में रहते हैं, उनसे कीड़ा गंदगी से उनके थ्रू हमारे शरीर में चला जाता है, तो पोर्क मीट अवॉइड करना चाहिए इसके लिए। या वेजिटेबल्स, जैसे वो रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं बाहर का आजकल रेस्टोरेंट्स में, उनमें भी सफाई नहीं होने की वजह से ये कीड़ा वहाँ से सब्जी के थ्रू पेट में जाता है, हाथों में जाता है, फिर ब्लड के थ्रू चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। तो हमको ये प्रॉपर फूड हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम बाहर का खाना खाते हैं या घर में भी रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं। साथ ही डॉक्टर आप ये भी बताएं कि मिर्गी के मरीज की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मिर्गी के मरीज को जब भी हम दवाई चलाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम उसकी मेडिसिन चलाते हैं तो मेडिसिन का प्रॉपर इलाज पूरी तरीके से करना चाहिए, उसकी एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम मिर्गी के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जब भी ये दवाई की यदि एक भी डोज मिस होती है तो पेशेंट को फिर से मिर्गी आने का रिस्क होता है, और एक भी बार मिर्गी आती है तो फिर से उसकी दवाई 0 से शुरू होती है। फिर से हमको जब भी लास्ट अटैक उसको पड़ता है तब से हमको 2 से 3 साल दवाई देनी होती है। यदि हम कभी भी दवाई छोड़ देते हैं तो उसके बाद मिर्गी पड़ने से फिर से वो दवाई 0 से शुरू होके वहाँ से 2 से 3 साल फिर देनी पड़ती है। तो अधिकतर मिर्गी के मरीज यही गलती करते हैं, पर समझाने के बावजूद भी, कि वो दवाई एक आध मिस कर देते हैं, उनको मिर्गी फिर से आ जाती है और फिर से उनका इलाज 2 से 3 साल चलता रहता है। तो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका इलाज 2 साल में जो बंद हो सकता था वो 2 साल की जगह में 10 साल में बंद होता है, बिकॉज वो दवाई रेगुलर नहीं खाते हैं। तो इसीलिए हमको दवाई रेगुलर टाइम से खाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे केस में स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। तो नींद का बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्व है इसमें मिर्गी के कंट्रोल में। कई एपिलेप्सीज होती हैं, मिर्गी होती है जो स्लीप नहीं लेने से बढ़ जाती है अचानक दवाई लेने के बावजूद। तो यदि हमको 6 से 7 घंटा पेशेंट को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि उसको सोना चाहिए,
थर्ड कि पेशेंट को डाइट प्रॉपर रखनी चाहिए, फास्टिंग उसमें यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट फास्टिंग ना हो, क्योंकि वो उससे मिर्गी का कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है। थर्ड, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो मिर्गी को बढ़ाती हैं, तो हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट एडवाइस करता है कि वो दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स खासकर उनको अवॉइड करे, जिससे पेशेंट्स को मिर्गी अटैक ना पड़े दवाई लेने के बावजूद। फोर्थ, आपका जो इन्फेक्शन से यदि ये फूड हाइजीन जो हमने अभी बताया, उसका परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर यदि वर्म इन्फेक्शन से, ऐसा कीड़े से हो रहा है यदि मिर्गी, तो हमको खाना पीने में सफाई का ध्यान रखना है। बाहर का खाना कम से कम खाइए, या बाहर का प्रॉपर्ली कुक्ड फूड खाली खाना चाहिए। पानी पीते समय ध्यान रखें कि पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखने ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, क्या टेंशन या स्ट्रेस में एपिलेप्सी हो सकती है? टेंशन या स्ट्रेस से एपिलेप्सी नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन हाँ, यदि टेंशन स्ट्रेस से पेशेंट की स्लीप गड़बड़ हो रही है, यदि उसकी नींद गड़बड़ा रही है और वो प्रॉपर तरीके से नहीं सो रहा है, तो उसको एपिलेप्सी होने का चांस हो सकता है, मिर्गी होने का चांस हो सकता है। स्पेशली कुछ एपिलेप्सीज में ऐसा होता है, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेस या टेंशन से एपिलेप्सी नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ एपिलेप्सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार कुछ अटैक्स होते हैं जो एपिलेप्सी की तरह, मिर्गी की तरह लगते हैं हमें, लेकिन वो मिर्गी नहीं होते हैं। तो खासकर हम लोगों ने देखा है कि लेडीज़ में, जो यंग एज लेडीज़ होती हैं, या इवन जेंट मेल पर्सन में भी टेंशन से, स्ट्रेस से एंजाइटी अटैक्स पड़ते हैं, जिसमें कि पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और वो तेज-तेज साँस लेता है इस तरह, और पेशेंट बेहोश हो जाता है पूरा, उस समय रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कुछ मिनटों के लिए। उसको कई बार हम लोग समझते हैं, कई बार डॉक्टर, कई लोग उसको पेशेंट, कई लोग उसको एपिलेप्सी समझते हैं, मिर्गी समझते हैं, और उसका मिर्गी का इलाज शुरू भी हो जाता है कई बार, यदि वो न्यूरोलॉजिस्ट को प्रॉपर चीज़ें नहीं बताते हैं या डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, जो कि गलत होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में एंजाइटी अटैक्स या स्ट्रेस की वजह से जो अटैक्स पड़ते हैं, उनको डायग्नोस करना ज़रूरी है कि ये पेशेंट को जो बेहोशी आ रही है वो मिर्गी से ही आ रही है या फिर एंजाइटी अटैक से तो नहीं आ रही। इसके लिए हमने चेकअप जो बताए थे, वही चेकअप इसमें कारगर साबित होते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर लेने से ये पता चल जाता है, और एग्जामिनेशन करने से, कि पेशेंट को एंजाइटी अटैक्स पड़ रहे हैं, या तनाव के अटैक हैं, या मिर्गी के अटैक हैं, और उसके हिसाब से उसका इलाज होना चाहिए। क्या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? यस, तो एपिलेप्सी मिर्गी वाले पेशेंट्स और एपिलेप्सी के पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे हमने बताया, उसमें अधिकतर केस में हम कोई परहेज नहीं बताते हैं, एक्सेप्ट हमने जैसे बताया था कि नींद प्रॉपर होनी चाहिए, 6 से 7 घंटे, देर रात तक जगना नहीं है, अल्कोहल, स्मोकिंग का सेवन नहीं करना है, उसको बंद करना है, मेडिसिन टाइम से लेना है। कुछ पेशेंट्स में रेयरली ऐसा होता है कि जिनको वो हमको बताते हैं कि टीवी जब भी देखें, टेलीविज़न, तो डिस्टेंस से देखें, बहुत पास से नहीं देखें, और वीडियो गेम्स मोबाइल पे थोड़ा कम कम देखें, क्योंकि कुछ मिर्गी अचानक फोटिक स्टिमुलेशन से बढ़ती है, तो इसका अवॉइड, या डिस्को थिएटर में जाते हैं या नाइट क्लब्स में जाते हैं, उसको अवॉइड करना होता है कुछ एपिलेप्सीज में। स्विमिंग ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए जब तक पेशेंट्स को एपिलेप्सी या मिर्गी के अटैक्स पड़ रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो बेटर हो जाता है 1 साल के बाद, तब और कोई अटैक नहीं पड़ रहा है, तो पेशेंट ड्राइविंग, स्विमिंग कर सकता है। इंडियन लॉ के हिसाब, ये लॉ भी हर कंट्री में वेरी करता है। इंडियन लॉ के हिसाब से 2 साल के बाद जब एपिलेप्सी पूरी तरह मिर्गी करेक्ट हो जाती है, तब वो ड्राइविंग या स्विमिंग भी कर सकता है। तो ये प्रिकॉशन होते हैं, अदरवाइज ऐसे पेशेंट अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज या ऐसी कोई जानकारी जो आप देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मिर्गी और एपिलेप्सी एक सही होने वाली बीमारी है, इसका पूरी तरह इलाज संभव है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स पूरी तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसको हमको कोई एक सोशल स्टिग्मा की तरह नहीं लेना चाहिए, और हमको जितने भी पेशेंट्स एपिलेप्सी के या मिर्गी के हैं, उसको नॉर्मल मरीजों की तरह समझना चाहिए, और उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इससे छुआछूत की बीमारी है, इससे ये हमको इन्फेक्शन हो जाएगा या मिर्गी हो जाएगी।
ऐसे पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अवेयरनेस के लिए मेजर इनिशिएटिव यही है कि एपिलेप्सी का या मिर्गी का एक तो एजुकेशन, इसका जो है लोगों को एजुकेशन देना चाहिए कि मिर्गी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इसी को और रूरल एरियाज़ में, गाँवों में, शहरों में, 2 टायर सिटीज़ में खासकर वहाँ पे और 3 टायर सिटीज़ में इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि मिर्गी एक सही होने वाली बीमारी है, लाइलाज नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसका पूरी तरह इलाज संभव है यदि हम प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट करें और इसको इसकी वजह से कोई मैरिज या शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे हमने बताया 90% ऑफ एपिलेप्सी इज ट्रीटेबल और ये पूरी तरह सही होने वाली बीमारी है। जैसे हमारा दूसरी बीमारियां होती हैं, कोई इन्फेक्शन की बीमारी सही हो जाती है, ऐसी मिर्गी भी यदि प्रॉपर इलाज करें तो सही हो सकती है। तो इसके लिए हमको सब जगह अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों में। इसके लिए दूसरा जो है इनका ट्रीटमेंट, हमको जब भी ऐसी शक लगता है तो नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बने और प्रॉपर इलाज हो पाए। डॉक्टर, आपका इन अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।